गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। तो यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को एक्सटेंड कर दिया है उनके टेन्योर को। अब जो है 31 मार्च को टेन्योर उनका जो है वो ख़त्म हो रहा था और उसको 3 साल के लिए अब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी 1993 में बनाया था एक स्पेशल एक्ट के अंदर। तो ये पहले ये एक स्टेचुटरी बॉडी होती थी, लेकिन 2004 में क्या हुआ, उस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। उस एक्ट की जो है वैलिडिटी ख़त्म हो गई। तब से जो है ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज़ एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है और इसको टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के थ्रू जो है वो एक्सटेंड करती रहती है इनका टेन्योर। तो इसका इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चला रही है गवर्नमेंट सफाई कर्मचारीज़ के लिए, उनको जो है वो ठीक से देखें कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, और जो अगर कोई स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस हैं सफाई कर्मचारीज़ की, तो उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम भी ये कमीशन करता है। अब जो है 2013 से इनको प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट की भी जिम्मेदारी मिल गई है। अब याद रखो, सिर्फ एक्ट की जिम्मेदारी मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन गए हैं। ठीक है, तो NCS के जो है अभी भी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो इस एक्ट की सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन को देख रहे हैं कि स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर कैसे जो है ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करने के लिए जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैसे क्या क्या एक्शंस ले रही हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग ऑलमोस्ट पूरी तरह से तो नहीं ख़त्म हुई है, बट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है इंडिया से, लेकिन फिर भी कुछ कुछ इंस्टेंसेज आते रहते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा है कि जब तक ये पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो जाएगी मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम इंडिया से, तब तक इसको जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, तब तक ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो है वो वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मॉनिटर करने की ज़रूरत है हमको। तो इसीलिए जो है सफाई कर्मचारी के लिए ये NCS के जो है वो अभी तक जो है गवर्नमेंट इसको बार बार एक्सटेंड करती रहती है। तो अभी एक रीसेंट आंकड़े हैं, 31 दिसंबर के ही आंकड़े हैं, और उसमें देखा गया है कि 58,000 के आसपास जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं इंडिया में। तो इन सबको है जो है वो रिहेबिलिटेट करना, फैसिलिटेट करना, इनको जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग से बाहर निकालने का काम ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो है यही इनको ही इसकी जिम्मेदारी मिली हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो 69th मीटिंग हुई है अभी गवर्निंग बॉडी की, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की। और इस मीटिंग को चेयर किसने किया है? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने। ठीक है, तो ये मीटिंग में डिस्कशंस हुई कि कैसे जो है हम वाटर रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज करेंगे, क्या क्या जो है प्रोग्रेस रहा है, क्या स्टडीज़ की हैं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने। तो वो सब तो चलो ऐसी ही बातें हैं, बट हमको इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि ये बॉडी है क्या असल में। तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है ये, और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर किया गया है, और ये कंट्री में वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है। मतलब ऐसी स्टडीज़ करेंगी कि जैसे इसका इनिशियल जब ये बनाई गई थी तो इसलिए बनाया गया था कि पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं उनको हम कैसे जो है आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या उसका कोई एक रिवर अगर वाटर डेफिशिट है तो उसका पानी क्या हम कैसे दूसरे रिवर के साथ बैलेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे इंटरलिंकिंग के लिए इस बॉडी को बनाया गया था। फिर 1990 में हिमालयन रिवर्स का जो है वो भी काम इनको दे दिया गया कि वो उसको भी जो है देख रहे हैं ये तब से, और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाकर दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि कैसे इंटरलिंकिंग जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की क्या फिजिबल है ये प्रोजेक्ट, जैसे भी कैन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का काम जो है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स या उसका कैसे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कैसे प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, वो सारा काम भी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ही देख रही है। ठीक है, तो उसके अलावा स्टेट के अंदर जो रिवर्स चलती हैं, जो स्टेट्स के अंदर छोटी छोटी रिवलेट्स जिनको हम कह सकते हैं या रिवर्स चलती हैं, उनकी भी जो है इंटरलिंकिंग अगर करनी है तो उसका काम भी जो है, उसकी भी रिपोर्ट्स जो है डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनाने का काम नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को स्टेट्स दे सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो कैबिनेट कमेटी जो है उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की इक्विटी इन्फ्यूजन किया है आयरडा में। ठीक है, तो इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो है ये एक मिनी रत्ना है, PSU है ये। इसके अंदर 1500 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने डाले हैं ताकि 10,000 से ऊपर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और हम 7.49 मिलियन टन्स CO2 पर ईयर बचा सकें। अब ये कैसे होगा?
अब क्योंकि 1500 करोड़ रुपए की जो है गवर्नमेंट ने इसके अंदर इक्विटी इन्फ्यूजन किया है, तो ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ रुपए का जो है वो एक तरह से मार्केट में पैसा आएगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फाइनेंसिंग का काम करती है ये आपकी पीएसयू, जो आयरेडा है। फिर ये इससे क्या होगा कि इनके जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो है वो इनकी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर इनकी जो है बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाएगी तो उससे जो है ये और ज़्यादा लेंडिंग कर सकेंगे और बोरोइंग ऑपरेशंस में और ज़्यादा ये पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाइनेंसिंग में हेल्प होगा। तो आयरेडा जो है आपको जैसे मैंने बताया कि मिनी रत्ना कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है ये, ठीक है। याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर नहीं है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। 1987 में इसको बनाया गया है और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस एजेंसी की तरह काम करती है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर के प्रोजेक्ट्स को जो है ये फाइनेंस करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो हुंगा टोंगा हुंगा हाईपाई वॉल्केनो जो है रिसेंटली आपको पता है कि इरप्ट हुआ था। तो इसीलिए एक और कंपोनेंट आपका ज्योग्राफी का ही न्यूज़ में आ गया है, वो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये आप मैप देखो, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये है आपका न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड से शुरू होता हुआ ये जितना भी रेड वाला पोर्शन है जो आपका, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। मतलब यहाँ पर वॉल्केनोज जो है वो आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है। ये होंगा टोंगा वाला जो ट्रेंच है जो आपका, यहाँ पर ही जो है वॉल्केनो जो है ये अरप्ट हुआ था। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है इसको हम सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। ये एक्टिव वॉल्केनोज और फ्रीक्वेंट अर्थक्विक्स की एक बेल्ट है। यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनोज हैं और यहीं पर मोस्टली जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है यहाँ पर अर्थक्विक आता रहता है। तो क्यों आता है? पहले तो ये देखते हैं कि ये इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो 75% जो वर्ल्ड के वॉल्केनोज हैं, 450 के आसपास वॉल्केनोज बने, वो इसी एरिया में ही लोकेटेड है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी हैं उसमें 75% वर्ल्ड के वॉल्केनोज इसी एरिया में स्थित है। 90% ऑफ द वर्ल्ड के जो अर्थक्वेक हैं वो इसी एरिया में आते हैं और ये न्यूजीलैंड से शुरू होता है जैसे मैंने आपको बताया। और ये इवन आपको देखो फिलीपींस, फिर ये जापान, एल्यूशन आइलैंड्स, ये सारे मिडल अमेरिका, ये पेरू, चिले, ये वाला एरिया सारा का सारा जो है ये पैसिफिक जो है रिंग ऑफ फायर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि ये ना सबडक्शन जोन्स हैं बहुत सारी बेल्ट्स के, जैसे कि आप आई एम सॉरी प्लेट्स के, जैसे पैसिफिक प्लेट है, फिलीपीन प्लेट है, जुआं दे फूका प्लेट है, कोकोस प्लेट है। ये बहुत सारी प्लेट्स जो हैं ये एक दूसरे से यहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं, टकराती हैं। तो टकराने की वजह से क्या होता है, सबडक्शन जोन्स क्रिएट होते हैं। सबडक्शन मतलब कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जो है वो जा रही है। जब ये धीरे धीरे जाती रहती है तो उससे क्या होता है, रॉक्स मेल्ट होते हैं, मैग्मा बनते हैं और वो ऊपर आ जाते हैं सरफेस पे और उससे वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपका ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि न्यूज़ में भी आ गया तो इस बार याद रखना, आपको एग्जाम में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है न्यूसंतरा। तो न्यूसंतरा जो है उसको इंडोनेशिया ने अप्रूव कर दिया, इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया एज न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो ये 2000 किलोमीटर अवे है जकार्ता से। जकार्ता अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल है इंडोनेशिया की, जो कि जावा आइलैंड पे पड़ती है। और जो ये नुसंतरा है ये आपका बोर्नियो आइलैंड पे पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो है बोर्नियो आइलैंड में जो ईस्ट कालिमिंतान जो है वो एरिया इंडोनेशिया के पास है। ऐसे ही जो आपका बोर्नियो आइलैंड है उसमें बहुत अलग अलग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो जैसे ब्रुनई है, मलेशिया का भी पार्ट है उसमें, कुछ इंडोनेशिया का भी कुछ पार्ट है, ठीक है। तो आपको ये मैप में दिखाते हैं कि ये जो है ईस्ट कालिमंतान ये आपका इंडोनेशिया का पार्ट है। ये ऊपर ब्रुनई है, ये अलग कंट्री है। यहाँ पर कुछ जो रीजन है वो मलेशिया के आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो ये कालिमंतान जो ये आपका बोर्नियो आइलैंड है ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया का नहीं है। इसमें कुछ एरियाज जो है वो इंडोनेशिया के हैं, कुछ बाकी कंट्रीज़ के हैं। तो इस बार इंडोनेशिया ने क्या किया है कि जकार्ता, ये जावा आइलैंड जो है, इधर जकार्ता उनकी कैपिटल थी, बट ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर पॉपुलेशन भी एक्सप्लोजन हो रहा है, फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सिंक भी हो रहा है, यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जकार्ता जो है वो पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके अब यहाँ पर नुसांतरा में कर दिया है, ईस्ट कालिमंतान में, ठीक है। तो अब ये आपकी जो है नुसंतरा को IKN भी कहते हैं। अब ये रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया की कैपिटल बन जाएगी और इसमें जितने भी आपके गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। बिफोर कह रहे हैं 2024 के एंड से पहले या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले क्वार्टर ऑफ 2024 तक ये कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाएगा। $33 बिलियन के आसपास का ये प्रोजेक्ट होगा कैपिटल को शिफ्ट करने का।
और इंडोनेशिया ने क्यों अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत ओवर क्राउडेड हो गया है जकार्ता, बहुत पॉल्यूटेड भी हो गया है, और जो है ग्रोइंग इनइक्वालिटी, ठीक है। तो जैसे भी जावा आइलैंड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है इंडोनेशिया की, क्योंकि यहाँ पर ये फाइनेंशियल सेंटर्स भी हैं यहाँ पर जकार्ता में, और ये जो है आसपास के सुमात्रा आइलैंड्स में भी फाइनेंशियल सेंटर्स हैं इंडोनेशिया के। लेकिन ये ईस्ट कलिमंतान जो है ये इंडोनेशिया की ही टेरिटरी है, बट ये उतनी खास डेवलप नहीं हो पाई। तो इसलिए एक ये भी रीज़न है कि ग्रोइंग इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने सोचा है कि यहाँ पर इसको हम कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं। फिर जकार्ता जो है वो पानी के अंदर डूब रहा है, ठीक है, क्योंकि सी लेवल बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो कहा जा रहा है कि 2050 से पहले पहले या फिर 2050 तक जकार्ता जो है वो डूब जाएगा पानी के अंदर। तो उनको वैसे भी इन एनी वे न्यू कैपिटल बनानी ही पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही जो है वो अपना ये इंतज़ाम कर लिया, और नुसांतरा को जो कि ईस्ट कलिमंतान में सिचुएटेड है वहाँ पर अपनी कैपिटल को बना रहे हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला, ईस्ट कलिमंतान जो है ये जकार्ता से 2300 किलोमीटर दूर है, और ये बोर्नियो आइलैंड पर सिचुएटेड है। ये बोर्नियो पूरा आइलैंड ये बोर्नियो का आइलैंड है, और बोर्नियो आइलैंड में इंडोनेशिया की कुछ टेरिटरीज़ हैं, ब्रुनाई की कुछ टेरिटरीज़ हैं, और मलेशिया की कुछ टेरिटरीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा आइलैंड इंडोनेशिया का है, इसमें अलग अलग कंट्रीज सिचुएटेड है, ठीक है। तो अब इसमें कंसर्न भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एरिया इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, ये पूरा प्रिस्टीन फॉरेस्ट है। तो कहा जा रहा है कि कैपिटल बनाने के लिए बहुत मैसिव डिफॉरेस्टेशन होगी, उससे क्या होगा कि एनिमल्स की हैबिटेट को जो है तकलीफ होगी, और इकोसिस्टम जो है वो डैमेज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स जो है इस बारे में कह रहे हैं कि ये मूव ठीक नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो है, उन्होंने एक MOU साइन किया है कि आपस में वो एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे, ताकि बेटर गुड गवर्नेंस मैकेनिज्म एक दूसरे के साथ जो है वो कोलैबोरेट करके बना सकें, ठीक है। तो हमको मेन ये देखना है कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो है वो है क्या। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि DARPG, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है, हमने कुछ दिन पहले ये भी पढ़ा था इसके बारे में। तो वो इसी के अंडर आता है NCGG, ठीक है। तो NCGG को पहले हम NIAR कहते थे, ठीक है। तो उसके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, जिसको 1995 में आपके लबासना, जहाँ पर आपके सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है, उन्होंने ही इसको बनाया था 1995 में। बाद में इसका नाम बदलकर जो है वो इसको नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कर दिया गया 2014 में, और इसके जो है मैंडेट को और एक्सपैंड कर दिया गया, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is National Commission for Safai Karamcharis. So recently the Union Cabinet has approved the extension of the tenure of National Commission for Safai Karamcharis for a further of 3 years. So the tenure was bound to expire on 31st March 2022. So why the government has to extend the tenure each time? So what is the background of this National Commission for Safai Karamcharis? So it was established in the year 1993 under the NCSK Act. So it was initially a statutory body, but this act ceased to exist from 2004. So this NCSK turned into a non-statutory body. So the government had to pass executive resolutions time and again to extend the tenure of National Commission for Safai Karamcharis, because the underlying act which created this body collapsed in 2004. Okay, so since 2013, so initially, of course, when it was established, the mandate of this NCSK was to recommend specific programs for the welfare of Safai Karamcharis, and in certain cases, when if there are any specific grievances of Safai Karamcharis, then this commission would investigate the cases related to it. Okay, but since 2013, Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act provisions have been assigned, this NCSK have been assigned the work of this act, and it is monitoring the implementation of this act. It also gives advice for the effective implementation of this act to the central and state governments. So what are the provisions? So
You know that manual scavenging is almost eradicated, but sporadically it emerges in certain parts of the country. So the mandate of this NCSK is to eliminate this practice of manual scavenging. So the government has realized that until we eliminate this manual scavenging completely from the country, we have to continue the mandate of National Commission for Safai Karamcharis. So a recent survey was conducted on the in this December 2021, and we found that almost 58,000 manual scavengers still exist. So we have to rehabilitate and facilitate their and give them sustainable livelihoods. So until that task is completed, a National Commission for Safai Karamcharis will be extended through executive. The tenure of NCSK will be extended through uh, executive resolutions. So most probably these 3 years will be enough for this commission to rehabilitate all these manual scavengers and eliminate this practice. So maybe after these 3 years we would not need to extend the tenure of NCSK. Okay, so anyways, let us the next topic, which is National Water Development Agency. So 69th meeting of governing body of National Water Development Agency was recently held. So it was headed by the, or it was chaired by the Secretary of Department of Water Resources. So what happened in this meeting, we are not going to discuss that because it is not important for us to discuss the same. That's why we are going to see what is this body only. So this is an agency of the Union Ministry of Jal Shakti. It is an autonomous society which is registered under the Societies Registration Act of 1860. It was initially established to carry out the water balance in the country and carry out other studies on a scientific and realistic basis for optimum utilization of water resources, especially for the peninsular river systems. So it was undertaking research activities, preparing feasibility reports as to how we can ensure connectivity between peninsular rivers so that we can maintain a water balance between them. Okay, but in 1990 the government also entrusted this NWDA the task of Himalayan rivers water management also. Okay, so since then they are also undertaking research and preparing detailed project reports as to how this Himalayan as well as peninsular rivers can maintain water in them, how water balance can be maintained. So what is the water balance? Like in some rivers there is excess water, and in some rivers they are water deficient. So interlinking of these two rivers become an important task, and so as to maintain the water balance between these two rivers. So feasibility reports and detailed project reports of such task is carried out by National Water Development Agency. Okay, so even intrastate river water linkages projects can also be entrusted to this NWDA by the state governments. Okay, so now let us see the next topic, which is Indian Renewable Energy Development Agency. So Cabinet Committee on Economic Affairs has uh, approved the equity infusion of 1500 crore rupees in IREDA, that is the Indian Renewable Energy Development Agency Limited, which is a mini Ratna PSU, and it finances renewable energy projects in India. So the cabinet has said that this move of infusing capital into the IREDA will be generating about 10,000 jobs per year, and a CO2 equivalent emission reduction of approximately 7.49 million tons per year would be facilitated. Okay, so what is the plan? Okay, so once the government infuses 1500 crore rupees into IREDA, it will be able to, this body would be able to lend about 12,000 crore rupees to the renewable energy sector, and it will facilitate the energy generation of about 3500 to 4000 megawatts in India. It Once this equity infusion will be there, it will improve their capital to risk weighted assets ratios, and it will help IREDA to facilitate its lending and borrowing operations. Okay, so this IREDA is a mini Ratna PSU which is working under the Ministry of New and Renewable Energy. So remember that
it is not a part of Ministry of Environment, and it was set up in 1987 as a specialized non-banking finance agency for the renewable energy sector. Okay, so it basically, for you to remember, just remember that it is an agency which finances renewable energy projects in India, and it is a Mini Ratna PSU. Okay, under the Ministry of New and Renewable Energy. So now let us see the next topic, which is Pacific Ring of Fire. So you know that Hunga Tonga Hunga Haipai volcano was erupted recently, and it has brought to the fore the topic of Pacific Ring of Fire, because this Hunga Tonga is a part of Pacific Ring of Fire. And what is this Pacific Ring of Fire? Let us see it through the map. So it starts from New Zealand, and it is captured here in this pink or red pink color. So it is basically an area where almost 75% of the world's volcanoes are situated, and 90% of the world's earthquakes occur in this region. Okay, so what is the reason behind it? So because several plates like Pacific plate, even the Philippine plate, and several other plates like these Pacific, Philippine, Juande, Fuca, Cocos plate, all these are uh, uh, subducting under one another. So these plates are converging with each other, and some plates are subducting under one another. When a plate subducts under another plate, the rocks of that plate melt, they become magma, and they move to the surface of the earth and cause volcanic activity. Okay, so it is basic. This region is about 40,000 kilometers long, and it starts from New Zealand in a clockwise position. And this area is also known as Pacific Ring of Fire or Pacific Ring. It is also known as the Circum-Pacific Belt. It is an area which is characterized by active volcanoes and frequent earthquakes. Okay, so it is a very important part of your geography syllabus, and it has been in news now. So please do not forget to revise it and focus upon it as much as you can while preparing for geography syllabus. Okay, so now let us see the next topic, which is Nusantara. So Nusantara is the new capital of Indonesia. So Indonesian parliament has passed a law to approve the relocation of its capital from Jakarta to Nusantara, which is about 2300 or 2000 kilometers away from Jakarta. Okay, so this Nusantara is also called IKN, and it will be the new capital of Indonesia. So the capital will be is poised to be shifted before the first semester of 2024. So Nusantara will be the new capital of Indonesia, and it is situated in Borneo Island, in the East Kalimantan area. So let us see it through the map. So currently Jakarta, that is on the Java Island, it is the capital of Indonesia. But there are certain issues with this capital. So the first one is that it is overpopulated. Okay, and it is very polluted now because of overpopulation. And the most important factor of shifting this capital is that Jakarta is slowly submerging into sea because of rising sea levels due to climate change. Jakarta is submerging under the sea, and experts believe that it will submerge completely before 2050. So the Indonesian government has decided that they will be shifting their capital to East Kalimantan area of Borneo Island. This complete island is Borneo Island, and this is Brunei. This area is part of Indonesia. This certain part is of Malaysia. So this Borneo Island consists of many countries, and this East Kalimantan is a territory of Indonesia, and they have decided to shift it to here. And there was another reason. There was economic inequality, because this Java Island has Jakarta and certain cities which are prosperous in Indonesia. So this East Kalimantan, which is a distant island of Indonesia, it was comparatively underdeveloped. So the government has decided that they will be moving here, and they will this moving its capital to Nusantara, that is in East Kalimantan, will facilitate the development of this region. Okay, so this is Borneo Island, and it consists of Indonesia, Malaysia, and Brunei. And this area would be now developed, but environmentalists are saying that because this
entire Borneo Island, or this East Kalimantan in particular. Uh, this is uh, this is having pristine forest, and once you shift your capital here, you will go. This area will undergo massive deforestation, and it will disturb the ecology of this region. Okay, so now let us the next topic, which is National Center for Good Governance. So, National Center for Good Governance, that is under the DARPG, has signed an MOU with National Institute of Rural Development and Panchayati Raj. So, they have basically signed this MOU to learn from each other about the best practices in governance and bring better good governance mechanisms through a collaborative mechanism. Okay, so about this National Center for Good Governance, it is an autonomous institute which is a part of Department of Administrative Reforms and Public Grievances, which in itself is a part of Ministry of Personnel and Grievances. So it is situated in New Delhi, and it has a branch office in Mussoorie. So what is NIAR? So National Institute of Administrative Research was established in 1995 by Labasna, that is your Civil Services Training Institute. But later on, it was in 2014, it was renamed as National Center for Good Governance, and its mandate was further expanded after this February 2014. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.